पीसफुल मुजाहरा करना हमारा हक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ करता है। ये खौफ में है। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। सियासी सरगर्मी बहुत अरूज पर है, जलसे ही जलसे हो रहे हैं। कुछ जलसे एहतजाजी हो रहे हैं और कुछ जलसे इंतखाबी हो रहे हैं। यानी इस्लामाबाद में आज परेड ग्राउंड में जलसा एहतजाजी जलसा था और कहा भी गया था कि ये प्रोटेस्ट रैली होगी, जबकि लाहौर में इस वक्त मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जलसा इंतखाबी जलसा है, क्योंकि ज़मनी इंतखाबात के हवाले से सियासी सरगर्मी लाहौर में भी हो रही है। इमरान खान ने आज फिर इदारों को मुखातिब किया। उन्होंने कहा कि आप मुल्क बचा लें, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए और ये गेम हम सब के हाथों से निकल जाए। मरियम नवाज शरीफ ने वादे किया कि हमने ये हुकूमत एक चैलेंज समझकर कबूल की है और हम इस चैलेंज का सामना करेंगे और इस पर काबू पाएंगे। सियासी सूरत हाल के हवाले से हम बात करेंगे और आज हमारे रूबरू हैं जनाब कादिर खान मंदोखेल साहब, पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली हैं, हुक्मरान इत्तेहाद से हैं। यानी बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब, आपने वक्त दिया। आलिया हमजा साहिबा, पीटीआई की रुकने कौमी असेंबली, बड़ी सरगर्म रुकन, बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहिबा, आपने वक्त दिया। जनाब आरिफ चौधरी साहब, नामवर कानूनदान हैं, तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। कादिर खान मंदोखेल साहब, इमरान खान की तकरीर आपने सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो मैं आपसे एक सवाल कर देता हूं। उन्होंने कहा आज के मैं मुल्क के इदारों के खिलाफ जंग करने नहीं निकला, वो वादे बात कर रहे हैं। फिर आप लोग क्यों कहते हैं कि वो इदारों के खिलाफ हैं, वो मुल्क के खिलाफ हैं? अजीब अजीब बातें सुनने में आती हैं। बहुत शुक्रिया पराचा साहब। ये उनका नमूना ऐसी जैसा वो जिद्दी बच्चा नहीं होता है, घर से कुछ चीज मांगता है, नहीं होता है, फिर बर्तन तोड़ते हैं, फिर अगले दिन फिर रोना शुरू कर देते हैं कि अम्मी मुझे ये चीज दे दो, अब्बू मुझे ये चीज दे। तो ये उसका मिसाल है। आज वो हजारों से सवाल कर रहा है कि आपने इन चोरों को कैसे मुसल्लत किया है। तो मैं आपके जरिए उनसे पूछना चाह रहा हूं, उनके नुमाइंदे से पूछना चाह रहा हूं, क्या आर्टिकल 95 को अदारे रोक सकते थे? क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदारे रोक सकते थे? आप क्यों अदारों की तरफ आप इशारा करें? पहले एम्पायर शिम्पायर का खेल रहे थे, फिर आप वन पेज खेल रहे थे, आज वापस अदारों को घुटने को हाथ लगा रहे हैं। आप कुछ नहीं मिलने वाला है, बेफिक्र हो जाओ। आपने जितना खेलना था इस मुल्क के साथ खेल दिया है। और आपने और बातें नहीं सुनी है कि मैं इस कौम की बच्चों को सुनाना चाह रहा था, बच्चों को पढ़ाना चाह रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था। क्या आपके बच्चे जो गोल्डस्मिथ के घर पे रिहाइश पजीर है, उनको कौन पढ़ाएगा और क्या पढ़ाएगा? नहीं, मंदोखेल साहब, आपने जो मंदोखेल साहब कहा कि मंदोखेल साहब आपने कहा कि इदारों के घुटने, उनके आगे घुटने टेक रहे हैं, वो तो आप फ्रंट ले रहे हैं। वो आप खुद ही कहते हैं, हुकूमत कहती है कि वो इदारों के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं। आज आप कैसे कह रहे हैं कि वो इदारों के सामने घुटने टेक रहे हैं? देखिए, मैंने आपको मिसाल दी है उस जिद्दी बच्चे का कि जब घर में कुछ चीज चाहिए तो बर्तन तोड़ते है, शीशे तोड़ता है, और थोड़ी देर बाद रोना शुरू करती है, अम्मी मुझे ये चीज दे दो, अब्बू मुझे ये चीज दे दो। ये कभी अदारों को, पाकिस्तान की अदलिया को जो है ना वो धमकाता है, और फिर जब समझ में आ जाता है कि कुछ नहीं होने वाला है तो फिर रोना शुरू कर देते हैं, मुझे ये चीज दे दो, मुझे ये दिला दो। आप ये अमरीकन ब्रिकन साजिश करते करते ये कहते हैं अदारों से कि आप इन लोगों पर कैसे मुसल्लत कर दिए मुझे। क्या आर्टिकल 95 जीएचक्यू का रूल्स है? क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला जीएचक्यू का रूल्स है? आप किस तरह उम्मीद रखते? क्योंकि आपने हमेशा से अदारों की उंगली की तरफ आपने देखा, क्योंकि अपनी तो आपको कोई सकत ही नहीं है। आपको एक सीट मिलने वाली थी, एक सीट से मिलते मिलते आरटीएस सिस्टम बिठा दिया गया। आपको 2018 में इस कौम के ऊपर मुसल्लत कर दिया है। यकीनन एम्पायर भी सोच रहा होगा कि हमने क्या गलती की है। हमने आरटीएस सिस्टम अगर आप नहीं बिठाते तो आज सोशल मीडिया के जरिए अपने जो शोबाज लोग हैं, जो अपने बर्गर बचे हैं, उनके जरिए अदारों को और सुप्रीम कोर्ट को गालियां नहीं दिलाते, लेकिन उसके बाद यू टर्न मारने में तो ये मास्टर है, फिर घुटने टेक देता है। चले पॉइंट टेकन मंदोखेल साहब, पॉइंट टेकन। आपने बहुत सारे सवालात उठा दिए। आलिया हमजा साहिबा, इमरान खान ने आज कहा कि इदारे एक्ट करें, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए।
آپ کے مخالفین تو یہ تاثر دیتے ہیں کہ مقصد ایسی باتیں کرنے کا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو دوبارہ اقتدار میں لایا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو شوکت صاحب. شوکت صاحب میں تو 2-4 باتیں بتاؤں گی اور اس کے بعد یہ جو گھٹنوں کو کون ہاتھ لگا رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے آپ نے, میں صرف 4-5 باتیں آپ ان کی ذرا نوٹ کر لیں. بیوروکریٹس کی ترقی, ISI بریگیڈ NOC جاری ہوگا وہ بھی GHQ سے ہوگا. اب آپ مجھے یہ بتا دیں اور خود فیصلہ کر لیں کون اداروں کو گھٹنے لگا رہا ہے اور کون گھٹنے نہیں لگا رہا. اور ابھی یہ 2 دن پہلے کی بھی سٹیٹمنٹ ہے مولانا فضل الرحمان کی, اسلم بوتانی صاحب کی, خالد مکسی صاحب کی. اور مولانا فضل الرحمان کی سٹیٹمنٹ تو میں یہ بتا دوں کہ انہوں نے خود بتایا ہے کہ شکر ہے اداروں نے دیر نہیں کر دی. تو اب مطلب ان کی بات سنوں, میں کس کی بات سنوں اور کون اداروں کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہا ہے, کون ان کی انگلی پکڑ کر آیا ہے اور یہ کون سی عدم اعتماد آئی تھی اور کیا ہوا تھا. اور ہم جو بات کرتے ہیں بار بار, میں 2 چیزوں کے اندر ایک بات میں کلیئرٹی کرنا چاہتی ہوں. یہاں پر بات ہوتی ہے نا نیوٹرلز کی, کہ ہم ایک طرف کہتے ہیں جی نیوٹرلز. ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ جب بات ہو ملک کو درپیش سلامتی کی, ملک کو درپیش چیلنجز کی اور ملک کی سالمیت اور حفاظت کا فرض ہو, تو یہ جو ادارے یہ نیوٹرل نہیں رہ سکتے, کیونکہ بات آ رہی ہے ملک کی سالمیت کی. لیکن جب بات ہو رہی ہو اندرونی لڑائی کی, یعنی ہماری اور ان لوگوں کی لڑائی ہو رہی ہے یہ جو پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں, تو پھر آپ یہ کیسے, پھر آپ نیوٹرل ہونا, پھر آپ کسی کی انگلی نہیں پکڑ سکتے. پھر میں کس کی بات مانوں, مولانا فضل الرحمان کی مانوں, اسلم بوتانی کی مانوں, خالد مکسی کی مانوں یا MQM والوں کی مانوں. بات ہم 2 چیزوں میں ڈیفرینشیٹ کریں. اور پھر سزا کس چیز کی مل رہی ہے آپ صحافیوں کو, ایاز امیر کو کس چیز کی مل رہی ہے یا عمران ریاض خان کو کس چیز کی مل رہی ہے. اور وہی بات خان صاحب کہہ رہے ہیں, بات کی ہے کہ آپ سارا وقت 3 سال آپ ہمیں یہی بتاتے رہے, بلکہ 35 سال سے ہم یہی سنتے رہے. اور ساری دنیا نے دیکھا جس طرح انہوں نے ایون فیلڈ, سرے محل, یہ جو سارے ان کے کیسز تھے کہ یہ کتنے بڑے چور لٹیرے تھے, عوام کا پیسہ لوٹ کر انہوں نے اپنی جائیدادیں بنائی, اپنے لوگوں کے اپنی اولادوں کے پیٹ پالے, ہمارے عوام کے لوگوں کے بچوں کا حصہ کاٹ کے. آج یہ اگر چور مسلط ہو گئے ہیں, آج ضمانت شدگان, نیب زدگان, جو چور لٹیرا ہے اسے اس ملک پر مسلط کر دیا ہے, تو عوام سوال نہیں پوچھے گی, آپ سوال نہیں پوچھیں گے. ابھی وزیر خزانہ یہ جو نیا لانے کی کوشش کرے, اور ہم تو یہ سن رہے ہیں شاید وہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر آنے لگے, وہ آپ کو پتہ ہے اسی کے بارے میں جنرل باجوہ کو کے ایمبیسڈر نے کیا کہا تھا کہ وہ 2 پلانٹس ویسپا کے لگانے کے لیے مجھ سے کمیشن مانگ رہے ہیں. تو ان کمیشن خوروں کو, ان بھتہ خوروں کو اس ملک پر, ہم تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں کرپشن ختم کرنے کا ذمہ خالی پرائم منسٹر عمران خان کا نہیں تھا. یہی بات ابھی لٹیروں کو ہٹانے کا ذمہ خان صاحب کا نہیں تھا. یہی بات عمران خان نے بھی کی اپنے جلسے میں. جی یہی بات, کی بات کو ریپیٹ کر, ہاں ادھر رکیے گا, یہی بات عمران خان نے بھی اپنے جلسے میں کی. لاسٹ بات کر لوں, جی میں صرف لاسٹ بات کر لوں. تو ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ یہ جنہوں نے کرپشن کی تھی, عوام کا پیسہ لوٹا تھا, ان کا سارا کچھ آپ کے سامنے تھا. 16 ارب کی منی لانڈرنگ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, اس کو آپ نے وزیر اعظم لا کر بٹھا دیا. اس کے بعد جو اس کا پارٹنر ان کرائم بیٹا تھا اسے آپ نے وزیر اعظم. چلیں یہ باتیں تو خیر ہو رہی ہیں, یہ باتیں ہو رہی ہیں. ادھر رکیے پلیز, ادھر رکیے. چل صاحب, عمران خان نے جلسے میں یہ بھی کہا, اداروں کو مخاطب کر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو دیر ہو جائے اور گیم ہم سب کے ہاتھ سے نکل جائے. کیا اتنی خطرناک صورتحال ہے ملک میں؟ ملک میں ڈیموکریسی ہے, پارلیمنٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, عدالتیں فعال ہیں, فیصلے کبھی قبول ہو جاتے ہیں کبھی قبول نہیں ہوتے. آپ کیا دیکھتے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں ان بیانات کو؟ راجہ صاحب, دنیا میں کسی بھی ملک کے قائم رہنے کے لیے اس کے اندر جمہوری نظام کا تسلسل اور لوگوں کا جمہوریت پر یقین جو ہے, یہ آج ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ ضروری امر ہوتا ہے کہ لوگوں کا اعتماد اس کے اندر ہو. لوگ سمجھے کہ یہاں جو ادارے ہیں جن کا کی ذمہ داری ہے ملک کا تحفظ کرنا,
اس میں فوج ہے، اس میں آپ کی عدلیہ ہے، اس میں آپ کی بیوروکریسی ہے، اس میں آپ کے پالیٹیشین ہے، پارلیمنٹ ہے، ان پہ ان کا اعتماد ہو۔ اب جو میں نہ ان دونوں دوست جو ہیں ہمارے اپنے وہ پولیٹیکل پارٹی کو اپنی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، نہ میرا نقطہ نظر بائسڈ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے۔ میں ایک چیز جو میں نے نوٹ کی ہے ایک عام شہری کے طور پر وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں آج تک میں نے کبھی اس طرح سیدھے اور کھلے عام گالی اپنی فوج کے سربراہ کو نہیں سنی تھی۔ میں نے کبھی بھی کسی کی طرف سے اس طرح اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کھلا یہ اعلان نہیں سنا تھا کہ جناب ہم نے ان کی انگلی پکڑ کر ان کو لے کے آئے اور ہم نے انہیں یہ کہا کہ آپ یہ کرو، اب جب انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے پرفارم نہیں کیا تو پھر صورتحال بدل گئی۔ اب بات مجھے نہیں معلوم، میں کامن عام سے شہری ہوں، معاملہ یہ ہے کہ پرسپشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اس وقت کون کہتا ہے کہ گھٹنے کس کے پکڑے؟ اب گھٹنے پکڑنے کی بات جو ہے جب آپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ، اور پھر کہا جائے کہ جی وہ اب وہ قبول نہیں کر رہے گھٹنے پکڑنے کے عمل کو، ان کی بات نہیں بنے گی، تو آپ سارے امپلائڈلی یہی تسلیم کر رہے ہیں کہ گھٹنے کہیں اور پکڑے جاتے ہیں، کہیں گھٹنے موجود ہیں اور ان کو ان کی مرضی ہے کہ وہ گھٹنے کسی کو پکڑنے والے کو قبول کرے یا نہ کرے۔ اس کے بعد کون سی ایسی بات رہ جاتی ہے جس میں کسی قسم کا ابہام ہے؟ عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے باقی دوستوں سے بھی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اب لوگوں کی آواز کو سنیں۔ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یا کوئی سیاستدان کہہ رہا ہے، بات یہ ہے کہ آپ کو جگہ جگہ سے آواز آ رہی ہے۔ لوگ کیوں خوفزدہ نہیں ہوتے؟ آپ دیکھیں لوگوں کے خلاف مقدمے بھی ہوتے ہیں، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، چھوٹے سے بچہ یا چھوٹی سی بچی جو ہے وہ بھی کھل کے بول رہی ہے، تو کیا مطلب یہ ہے کہ جسے انہوں نے کہا ہے کہ اس خطرے کو بھانپے، وہ خطرہ کیا ہوتا ہے؟ آج تک دنیا میں جو ریولوشن آتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ لوگ اندر سے چھوٹا بچہ جو ہے اپنی حکمران اشرافیہ کو نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے، گالی دینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لوگوں کے مسائل کے حوالے سے مریم نواز شریف صاحبہ جو گرین ٹاؤن لاہور میں خطاب کر رہی تھی، انہوں نے ان ایشوز کو ایڈریس کیا ہے۔ میں بریک لیتا ہوں ناظرین، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم احتجاجی جلسے کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اب ہم بات کریں گے انتخابی جلسے کے حوالے سے۔ جو انتخابی جلسے میں تقریر ہوئی اس کا متن کیا تھا، اس کا مطلب کیا تھا، اس کو کیسے ہمارے پینلسٹ دیکھتے ہیں، بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں۔ آج اسلام آباد میں احتجاجی جلسہ تھا، ابھی چیئرمین پی ٹی آئی جناب عمران خان کی تقریر ختم ہوئی ہے، اور اسی طرح لاہور میں انتخابی جلسہ تھا، مریم نواز شریف صاحبہ بھی اپنی تقریر مکمل کر چکی ہیں۔ عالیہ حمزہ صاحبہ، آپ نے کرپشن کی بات کی، آپ نے ملک لوٹنے کی بات کی، عمران خان نے بھی یہی بات کی جلسے میں، لیکن مریم نواز شریف بھی آج اپنی تقریر میں وہ بھی فرح گوگی کی بات کر گئیں، فرح خان کی بات کر گئیں، وہ توشہ خانہ کی بات کر گئیں۔ تو الزامات تو ہر طرف سے ہیں، پھر تو میدان کھلا ہے سب کے لیے، جو مرضی کوئی کسی کے بارے میں کہہ دے۔ اچھا، سب سے پہلے تو نا میں صرف ایک بات کا جواب دے کر ان صاحبہ کی طرف آتی ہوں۔ ابھی آپ نے بات کی تھی کہ جی یہ کیا فرق ہے لوگوں میں اور لوگ کیا کریں۔ آج ایک کسی نے بینر اٹھایا ہوتا اے وطن کے، میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں یہ لوگوں کی آواز ہے، لوگوں کی آواز کو سنیں۔ ہم یہ نہیں کہتے، اور یہی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم اداروں سے ٹکراؤ نہیں چاہتے، لیکن ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ عوام کی آواز کو سنا جائے، کیونکہ اس دفعہ جو ان لوگوں کا مقابلہ ہے ان لوگوں سے ہوا ہے جو اپنی جیب سے پیسے بھی دیتے ہیں، اپنا وقت بھی دیتے ہیں، تاریخ سے کتابوں سے استفادہ کر کے ان کی لاجکس لے کر پلے کارڈز بناتے ہیں۔ تو خدا را یہ اب جو عوام ہے نا یہ ill informed ہے، یہ سب کچھ سمجھتی ہے۔ تو اس سے پہلے جو خان صاحب یہ کہہ رہے تھے دیر نہ ہو جائے، دیر مینز کہ یہ ملک تباہی کے دہانے پر آلریڈی پہنچ چکا ہے۔ لیکن وہ بات ہو گئی نا، ابھی ذرا لاہور پہ ہے نا۔ جی میں انہی کی طرف آ رہی ہوں۔ ابھی ہم جو ہے نا یوٹیوب چینل کے اوپر خان صاحب کو جو لائیو جب ان کی تقریر چل رہی تھی نا، آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ دیکھ رہے تھے ARY کے اوپر، جس وقت ابھی سٹارٹ ہوئی ہے تو تقریباً
1,19,000 लोग अभी लाइव सिर्फ पहले जब स्टार्ट हुई, अब तो और कितनी व्यूअरशिप हो चुकी होगी। दूसरी तरफ मरियम नवाज की तकरीर पता है जियो पे कितने लोग देख रहे थे? 1, और वो मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको भेज सकती हूँ। ये मकबूलियत का पैमाना है यहाँ पर। और बाकी जिस साहिबा की आप बात कर रहे हैं ना, मैं उनके बारे में इतना भी नहीं समझती कि एक जमानत शुदा मुजरिमा है, वो जमानत पे वो बाहर है, उनकी बात की कितनी वर्थ है, कितना वो झूठ बोलती है, कितनी वो फसादी औरत है और किस तरह के वो काम है वो आपको भी पता है। वो एक लंबी है कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, वहां से शुरू हो जाए, कैलबरी फोर्ट से शुरू हो जाए, उनकी चोरियों चकारियों पे शुरू हो जाए। अगर वो आकर उन्हें अगर खान साहब पे प्रूफ करने के लिए एक घड़ी मिली है ना, तो मैं सिर्फ इतना कह दूं कि पूरे पाकिस्तान का एतमाद खान साहब पर और उन्होंने बहाल कर दिया, क्योंकि ये तो अवाम का पैसा। चले पॉइंट टेकन के अगर पॉइंट टेकन सोलर के अभी कॉन्ट्रैक्ट सलमान शहबाज के पास जा रहे हैं, पॉइंट टेकन, वो पूरा मुल्क बेच कर पॉइंट टेकन मैडम, पॉइंट टेकन। मैं जरा आगे बढ़ता हूँ, एक चप्पल मैं आगे बढ़ता हूँ ना तो करोड़ों में बिके। मैं आगे बढ़ता हूँ। कादर खान, आप भी कहते हैं इमरान खान के बारे में, फराह खान की आप भी बात करते हैं। अभी इमरान खान की तकरीर पे आपके सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम खान कुंडी का बयान आया हुआ था, वो भी फराह गोगी की बात कर रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ ने भी कर दी। तो क्या वाकई एक घड़ी है तो शाखाना की बुनियाद पर आप इतने बड़े बड़े इल्जामात लगाते हैं? अच्छा साहब, 58 आइटम में एक घड़ी नहीं है, और एक घड़ी पहले थी, वो पहले 2 महीने पहले मैंने ब्रेक की थी खबर किसी चैनल पे, और वो खान इमरान न्याजी साहब ने कहा कि वो घड़ी मैंने बेची है, मैंने बनी गाला का रोड बनाया, हुकूमत का पैसे नहीं खर्च किए। जबकि मेयर इस्लामाबाद का बयान आया था कि वो रोड सिर्फ 30 लाख रुपए में बनी, जबकि 3.5 करोड़ रुपए ये हड़प कर चुका है। इन्होंने तोशा खाना को धंधा बना लिए, जैसा वो कस्टम की गाड़ियां लोग लेते हैं, फिर डेंट पेंट करके फिर शोरूम में बेचते हैं। और फिर अभी एक और खबर आ गई है, बुशरा बीबी का एक ऑडियो लीक हुई है, जिसमें वो फराह गोगी के बारे में बता रहे हैं कि लोग बहुत सारी बातें करेंगे, जो बात करे बोलो ये गद्दार है। दूसरे चैनल पे चल रही, आपके चैनल तक नहीं पहुंची वो खबर कि वो ऑडियो जो लीक होगी कि जो भी, चाहे वो जहांगीर तरीन हो, चाहे अलीम खान हो, चाहे जुल्फी बखार हो, या कोई और इस तरह मेरे और गोगी के बारे में कोई बात करे तो ये गद्दार है। तो क्या ये गोगा गोगी का खेल जल्द खुलने वाला है? जरा मोहतरमा को बोलो सब्र करे। आपने जितना खेलना था खेल दिए, आपने जो इशू उठाना था उठा लिए। आप कभी पांव पड़ते हैं, कभी आप धमकी देते हो, अब आप देख रहे हैं ये तो हाल है इनका। फिर कहते हैं गद्दार कोई और है। एक जिसने बैनर खुद उनने बना के दिए, जो कि किसी चैनल नहीं दिखा है। और अच्छा, ये एक और बात भी मंदोखेल साहब, एक और बात भी जो मरियम नवाज शरीफ ने बात की, उन्होंने कहा कि मैं, मुझे पता है महंगाई है, लेकिन मैं यहाँ आलू टमाटर की कीमत मैं देखने के लिए आई हूँ, मैं पता करने के लिए आई हूँ। तो अवाम की बात तो वो कर रही थी ना, जबकि हमने पहले सुना था कि आलू टमाटर की कीमत जो है, प्याज की कीमत मेरा मसला नहीं है। देखिए, मेरी बात आप कंप्लीट नहीं होने दे रही। आलिया बीबी ने, जो कि खुद किसी बंदे को खड़ा करके और उसको बैनर पकड़ा है, जब किसी चैनल नहीं देखा तो आपकी चैनल के जरिए अदारों को ये फिर गालियां पड़वा रहे, और ये हाल है इनका। ये कहता है हम मुंह पे वतन है। चले आगे बढ़ जाते हैं ना मंदोखेल साहब, आगे बढ़ जाते हैं ना। सुन, आगे बढ़ने का ये, जब ये गोगा गोगी का खेल खोलेगा तो आप देखेंगे इनके सर से लेके पांव तक ये करप्शन में डूबे हुए। जो शख्स 2 लाख रुपए टैक्स भरा था, 98 लाख कैसे भरा? और ये जो गोगी को और गोगा को जो ये जमीनें अलाट हुई है, या इस तरह सारे खुल रहे। दूसरी बात ये कि ये बिल्कुल मेहनत करे। पीपुल्स पार्टी के कई हुकूमतें खत्म की गई है, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म की गई है। हमने आवाम के पास गया, आवाम से रिज्यू किया, दोबारा हम आ गए, कम बैक किए। ऐसी कौन सी चीज मर गई है जो इतना वाविला मचा लिए? न सुप्रीम कोर्ट को छोड़ रहे, न अदारों को छोड़ रहे, और गाली गलोच पे उतर रहे। आप मेहनत करें, 17 तारीख ये बड़ी अच्छी बात की आपने, बड़ी अच्छी बात की कि अवाम की तरफ जाना है। 17 को वहां ज़मीनी इंतखाब है। चौधरी साहब, मैं जलसों की बात कर रहा हूं, एहतजाजी जलसा इधर हुआ, इंतखाबी जलसा उधर था।
जो मरियम नवाज शरीफ ने बात की कि मुल्क इनके 4 साला हुकूमत की वजह से महंगाई से दो चार हुआ और हमने ये चैलेंज समझकर हुकूमत एक्सेप्ट की कि हम ये सारा कुछ ठीक करेंगे। आप क्या समझते हैं, जो काम शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं या हुकूमत कर रही है, क्या कभी हमारे मसाइल भी खत्म होंगे या इसी तरह से लड़ाई झगड़ा जारी रहेगा? राजा साहब, आपको बहुत अरसा हो गया, बहुत माशाल्लाह, बहुत वाइज आप एंकर पर्सन है, बड़े जानदार हैं। मैं आपके साथ कई दफा गुफ्तगू भी हुई। आज एक चीज मैं आपसे जो शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि हालत माजी में हमने देखी कि जब आप नून वालों से बात करते थे उनके किसी के, तो वो आपकी बात का जवाब देने की बजाय सड़कों के शुरू कर देते थे कि जी हमने फलां सड़क बनाई, हमने फलां ये किया। अब इधर आप बात होती है पीटीआई वालों से तो वो भी अपनी बात करने की बजाय किसी और तरफ चले जाते हैं। मामला इस वक्त ये है कि पाकिस्तान की आवाम जो गुर्बत की चक्की के नीचे पिस रही है जी। और जिसकी हालत अब ये है कि सारे लोग, अब मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा चीखें और क्या निकलेगी जो इस वक्त हो गई है। शर्म कहीं मौजूद नहीं है, आवाम का दुख दर्द कहीं मौजूद नहीं है। जो मुझे सबसे बड़ी बात नजर आ रही है वो ये है, चाहे इमरान खान कहे या ना कहे या कोई कहे या ना, बात यह है कि ये सबको समझनी चाहिए, खास तौर पर जो स्टेक होल्डर्स हैं। और स्टेक होल्डर्स इसमें पाकिस्तान के अवाम यकीनन नहीं है, इसलिए कि उनका तो सिर्फ जिक्र होता है। स्टेक होल्डर्स वही है जो यहां से मुराद ले रहे हैं और मुराद याफ्ता तबके हैं। उन्हें वो ये जरूर कह दे कि रहने दो मेरे दिल में कोई बूंद लहू की, रहने दे मेरे दिल में कोई बूंद लहू की, शायद तेरा नाखून कभी मोहताजे ही ना हो। खुदा के लिए अब इस हालत को, इसको खत्म करो और उसमें सीधी सीधी ये बात करो कि लोगों के मुंतखब नुमाइंदे लेके आओ। ये जो बातें वो कर रहे हैं ना कि जनाब ये देखो जी हमें लोगों का एहसास है, यार एहसास ये होता है कि जनाब कीमतें आसमान पर चढ़ रही हैं और आप कहते हैं कि जनाब हमने बड़े दर्द दिल के साथ ये बड़ी मुश्किल से फैसला किया। आपको सारी इमरान खान आए वो इन्हीं का कहते थे कि जी माजी का सब है और ये आए हैं, ये आप सारी बातें कब तक एक दूसरे के खिलाफ ही जिम्मेदारी डालोगे? ये सारे का सारा जो सिलसिला पाकिस्तान का खत्म हो गया है। अब दुनिया में कहीं इज्जत नहीं रही, कोई वकार नहीं रहा, मैशत बर्बाद हो गई है। इसका कोई इलाज भी तो है और कहीं, और उसका इलाज ये है कि अगर आपको वाकई दर्द है लोगों से और उनकी, मैं समझता हूं कि आप फिक्र करते हैं, तो फिर उन्हें अपने नुमाइंदे मुंतखब करने दें। और इंतजामिया की और जो मुख्तदर कुव्वतें उनके बारे में मेरी सिर्फ इतनी अर्ज है कि ये जो गुफ्तगू हो रही है ना, इस पे मेरा क्यों ज्यादा कंसर्न है, आपका ज्यादा कंसर्न क्यों है? इसलिए कि ये किसी एक शख्स के खिलाफ गुफ्तगू नहीं है, ये इससे इदारों के ऊपर एतमाद खत्म हो रहा है। यही कौम जो है इसने पाकिस्तान के अंदर फौज को अपना सरताज बनाया हमेशा और हमेशा यही पाकिस्तान के अंदर वकार यही है सबका। मैं ब्रेक लेता हूं नादरीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, इमरान खान ने आज कहा कि अगर मैं 25 मई को धरना दे देता तो यहां हालात खराब हो सकते थे। राना सनाउल्लाह ने, वजीर दाखिला पाकिस्तान जनाब राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि पीटीआई ने उस दिन कहा था कि एक्सपायर्ड टीयर गैसेज इस्तेमाल की गई, मैंने अब वैलिड टीयर गैस मंगवा ली हैं, शेल्स होते हैं, गोले होते हैं। वो कह रहे थे कि ये एक्सपायर्ड नहीं है, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर में मदाखलत करेगा, अमन अमान खराब करेगा तो हम एक्ट करेंगे। कराची में भी आज शिकायत आई कि उनको स्क्रीन नहीं लगाई जाने दी जा रही थी। मंदोखेल साहब कराची में बैठे हैं, मैं जरूर बात करूंगा, लेकिन नाजरीन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं इस्लामाबाद में एहतजाजी जलसे की और लाहौर में इंतखाबी जलसे की। मैडम आलिया हमजा साहिबा, पिंडी से रैली इमरान खान ले आए, स्मूथ रास्ता मिल गया, जलसा करने की इजाजत मिल गई, परेड ग्राउंड कहा था वहीं पर जलसा हुआ, लेकिन कराची में सारा दिन एक तासर उभरता रहा कि जी सिंध हुकूमत इजाजत नहीं दे रही स्क्रीन लगाने की। अल्टीमेटली स्क्रीन भी लग गई।
सबसे पहले तो पराचे साहब मैं थोड़ी सी बातों का जो इन्होंने पहले कही है ना, क्योंकि इस पे तो मैं पर्टिकुलरली बात करना चाहती हूँ उनके फाशिज्म के ऊपर। सबसे पहले तो इन्होंने कहा जी तोशा खाना भी हुकूमत के अंदर है। 1947 से वो सलमान साहब गए हुए हैं कि क्लियर कर दें सारा तोशा खाना के लिए आए। आप कौन से तोहफे लेकर गए, हम कौन से तोहफे लेकर गए, कितनी कीमतों पर आप तोहफे लेकर गए, क्यों किसी को याद नहीं है टर्की की वो जो खातून अव्वल का हार जो इनके वजीर आजम लेकर गए थे, किसी को याद नहीं है लेक्सस गाड़ी, मर्सिडीज गाड़ी, BMW गाड़ी, जबकि जरदारी साहब ने सारे अपने लिए रिलैक्स कराए थे सारे के सारे कानून, और किसी को वो सिंध की बैठी हुई गोगी याद नहीं है जिसके ऊपर GIT की पूरी रिपोर्ट पड़ी हुई है कि किस तरह से वो बंदों को मरवाती है, किस तरह से वो वहां पर हर करप्शन के पीछे उनका हाथ है, सब तरफ से भत्ताखोरी उनको जाती है, हर डिपार्टमेंट की सिंध के। अच्छा, अभी मेरे सवाल पे आ जाए ना, अभी मेरे सवाल पे आ जाए। नहीं, कैसे मैं आ जाऊं? इनको ये पूरा मुल्क चोर लूट कर खा गए और ये एक अंगूठी घड़ी पर फंसा कर ये यहाँ पर अवाम को बेवकूफ बनाते हैं। पहले 1100 अरब का हिसाब तो दे जिसके लिए अपने आप को इन्होंने NRO 2 दिलवाए, उसके बाद आकर बात करें, फिर आ जाए फाशिस्ट। इनसे बढ़ के कोई फाशिस्ट जमात ही नहीं है। क्या तकलीफ थी इन्हें कि ये वहां पर सी व्यू के ऊपर एक वहां पर लग जाता जो पुलिस के ये गुंडों को उन्होंने भेजा है। उस दिन इन्होंने सारा लाठी चार्ज किया। अभी 2 दिन पहले की बात है कि एक और वहां पर जर्नलिस्ट की डेथ हो गई। ना आजादी राय इनसे बर्दाश्त है, ना फ्रीडम। चले मैं जवाब ले लेता हूं, मैं जवाब ले लेता हूं। नहीं सर, नहीं, एक सेकेंड। ये जो अभी इतनी बातें कर रहे हैं इनसे पूछे RTS बैठ के सिंध में इनकी हुकूमत बनी है, इनको मुसल्लत किया गया है। 55 सीटों वाले का आज वो मुंशी वजीर खारजा लगाया हुआ है, और उसके बाद ये मुझसे यहाँ पर आकर बात करेंगे। और आखिरी बात, इनसे ये पूछे पंजाब में 20 सीटों का बाई इलेक्शन है, एक सीट पे भी इनकी औकात है अपना कैंडिडेट खड़ा करने की? अच्छा, चले इधर रुकिएगा, मैं यही जवाब ले लेता हूँ, और उसके बाद मैं यही जवाब ले लेता हूँ। एक मिनट, कैंडिडेट नहीं और मुकाबला करने जवाब ले लेते हैं जी। मंदोखेल साहब, इधर राना सनाउल्लाह साहब धमकी दे रहे थे कि जी नए टीयर गैस के शेल्स मंगवा रहे हैं, और उधर सिंध गवर्नमेंट के हवाले से आया कि स्क्रीन नहीं लगाने दे रहे। तो ये तो जमहूरियत है, जमहूरियत में इतनी आजादी तो होना चाहिए। देखिए, इससे पहले एक जुमला मुझे कहने तो मोहतरम आरिफ चौधरी साहब ने जो फरमाया है कि आर्टिकल जो है ना वो नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। क्या मोहतरम, मेरा पेशा भी आपकी पेशे से ताल्लुक रखता है? क्या आइन के आर्टिकल 95 सब क्लास 1 के तहत अदम एतमाद का तहरीक जुर्म है, गैर कानूनी है? और यही अदम एतमाद की तहरीक बीबी शहीद और शौकत अजीज के खिलाफ पेश हुआ था जो कि नाकाम हुआ, और इसी आर्टिकल 95 सब क्लास 1 के तहत बलूचिस्तान की 2। अच्छा, जरा कराची पे आ जाए ना, क्योंकि इशू तो वो बना ना आज का। और ये वही असम्बली है जहां इमरान नियाजी साहब इसी असम्बली के तहत वजीर आज़म। कादिर खान, जरा कराची वाली बात आ जाए ना, जो आप पे बात आ रही, जरा उस पे बात कर लेना। अब आप बुलवा देते जिनसे फिर जवाब देने की बात आ गई, फिर और कराची की बात यकीनन हमारी औकात है। औकात इस फाशिस्ट शख्स की नहीं है जिसको न दीन का पता न मजहब का पता, और यहाँ दर्श देने आया इस्लाम का। अपने बच्चे यहूदी के घर पे पल रहा है या इस्लाम का दर्श दे रहा है। हमारी औकात ये कि आपके कैंडिडेट को 6ठे नंबर पे पहुंचा दिए, फैसल वाडा को। हमारी औकात ये है कि लाहौर की सीट पे 5.5 से 7.5 हजार उठाया। और ये जो 10 सीटों की बात करें, 20 सीटें, इसमें 10 लोग तो वो थे जो आजाद कैपेसिटी में जीत के PTI ज्वाइन किए। ये आपके कहां से आ गए? दूसरी बात ये कि आप मुझे बताओ कि आइन के आर्टिकल 15, 16 और 17 कहते हैं जलसे जुलूस की आजादी है, मगर उसके लिए एक एप्लीकेशन होती है। जहां उन्हें परेड ग्राउंड के लिए दरखास्त थी, वहां कराची में भी एक दरखास्त दे देते हैं। ये CVV एक तफरीक की जगह है जो यहाँ पे लोग घूमने। चले पॉइंट टेकन। कादिर खान मंदोखेल साहब, रियली टाइम जा रहा है, मैं जरा चौधरी साहब की ओपिनियन ले लूं, वो एक्सपर्ट हैं, तजिया दे रहे हैं अपना। चौधरी साहब, मामलात कोई अगर बहुत ज्यादा खराब नहीं है तो ठीक भी नहीं है। मसलन आज भी टीयर गैस की बात हुई कि जी PTI को शिकायत थी, एक्सपायर्ड टीयर गैस के शेल चलाए थे, हमने नए ले लिए हैं। इमरान खान आज अपनी तकरीर में कह रहे थे कि अगर मैं उस दिन धरना दे देता तो हालात खराब हो जाते। जब आइन है, जब कानून है, जब सुप्रीम कोर्ट है, जब इदारे हैं, जब पार्लियामेंट है, जब मीडिया है, तो इसमें फिर इस तरह की एक्सट्रीम किस्म की बातें तो नहीं की जानी चाहिए ना।
میں آپ کو ایک عرض کروں کہ ہم نے یہاں یہ دیکھا جو ماضی کا وزیر داخلہ تھا اس کی زبان اور اس کے بعد آج کا وزیر داخلہ 19-20 کا فرق ہے. یہ مطلب یعنی کوئی مقابلہ کرنا ہو ان میں سے کہ کون زیادہ تمیز سے ہٹ کے بات کرتا ہے تو انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. ہر ایک کے نمبر تھوڑا سا فرق آئے گا. اور اگر جمہوریت ہے تو شیلوں کا استعمال اور یہ کہنا اور اس طرح یعنی بدماشی کے انداز میں کہنا کہ جی ہم انہیں یہ کر دیں گے اور ہمارے پاس اب شیل نئے آ گئے ہیں، اس سے زیادہ جمہوریت کی نفی کیا ہو سکتی ہے؟ اور ان دنوں میں اگر پاکستان کے اندر کوئی رجیم چینج جو ہے وہ جمہوری طریقے سے آیا ہے تو پھر یہ جو صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو اظہار آزادی جو ہے اس کے آزادی اظہار جو ہے اس کے اوپر جس طرح قدغنے ہیں اور جس طرح لوگوں کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، جس طرح مقدمے بنائے جا رہے ہیں، یہ ساری کی ساری بات جو ہے ان کے کلی کھول دیتی ہے جمہوریت کی. اور پھر مجھے یہ بتائے کہ ایاز امیر اگر گفتگو کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے اور ریاست کے کوئی شخص ذمہ دار، یہ بالکل پوائنٹ ٹیکن. چور صاحب پوائنٹ ٹیکن. عالیہ حمزہ صاحبہ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ پھر پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے. جی لاسٹ میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ جو کتنا اور گریں گی. یہ گوال منڈی کی بنائی ہوئی آڈیو ویڈیوز نہیں ہے، ڈیپ فیک سے جو آپ نے یہ آڈیو ویڈیو آج ریلیز کی ہے نا، شرم آنی چاہیے. چلیں بہت شکریہ عالیہ حمزہ صاحبہ، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. قادر خان مندوخیل صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. جناب عارف چوہدری صاحب آپ نے وقت دیا. ناظرین ہماری طرف سے اتنا کچھ. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.